हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, खेलते कूदते रहिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we will discuss on बैलेंस अनबैलेंस्ड ग्रोथ इन एन इकोनॉमी में आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजेंटल वर्सेज वर्टिकल बैलेंस। ठीक है, टू वर्जन ऑफ बैलेंस ग्रोथ, इन सब के ऊपर डिस्कस करते हैं आज। अब बात फर्स्ट पॉइंट टॉपिक इज हॉरिजेंटल वर्सेज वर्टिकल बैलेंस। Balanced growth therefore has both horizontal and vertical aspects. On the one hand, it recognizes individualities in supply and complementaries of demand. On the other hand, it highlights the importance of achieving balance between such sectors as agriculture and industries, between the consumer goods industries and the capital goods industries, and between social overhead capital and directly productive activity. जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एस्पेक्ट्स है दोनों के आज है इंक्लूड देयरफॉर हैज़ बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एस्पेक्ट। तो बैलेंस ग्रोथ के कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं? हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल भी होता है। तो दूसरी बात करूँ मैं तो रिकॉग्नाइज इंडिविजुअलिटीज इन सप्लाई एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज ऑफ डिमांड। तो ये रिकॉग्नाइज क्या करता है? इंडिविजुअलिटीज होती है सप्लाई की और कॉम्प्लीमेंट्रीज होती है डिमांड, उनकी उसको रिकॉग्नाइज करता है। और साथ में इट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ अचीविंग बैलेंस बिटवीन सच सेक्टर एज। और ये जो सेक्टर्स है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर में, और ये हाईलाइट्स करता है, इसके इम्पोर्टेंस होते हैं अचीविंग बैलेंस के जो हाईलाइट्स होती है, उनका इम्पोर्टेंस होती है, उसका हाईलाइट्स करता है साथ में। और किसके बीच में? कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, और साथ में इनके बीच में ये हाई इम्पोर्टेंस अचीविंग बैलेंस जो होती है उसको हाईलाइट करता है। और साथ में सोशल ओवरहेड कैपिटल और डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इनके बीच में क्या करता है? इम्पोर्टेंस शो करता है, इनके बीच में बैलेंस करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज टू वर्जन्स ऑफ बैलेंस ग्रोथ। दो वर्जन कौन से? फर्स्ट बात करें, thus there are two versions of the doctrine of BG means balanced growth. One refers to the path of development and the pattern of investment necessary to ensure smooth functioning of the economy. पहला कौन सा हुआ अपना? पाथ, ऐसा पाथ डेवलपमेंट का, ऐसा पाथ जो पैटर्न जो इन्वेस्टमेंट नेसेसरी हो, और जो इन्वेस्टमेंट नेसेसरी जो स्मूथ फंक्शनिंग करते हैं इकोनॉमिक की, एक स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करता है इन्वेस्टमेंट, नेसेसरी इन्वेस्टमेंट का ऐसा पैटर्न होना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट का पाथ होना चाहिए। पहला तो ये। सेकंड, द अदर रेफर्स टू द स्किल ऑफ इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू ओवरकम इंडिविजुअलिटीज इन द प्रोडक्शन फंक्शन ऑन बोथ साइड्स ऑफ मार्केट। ठीक है, जो दूसरा वर्जन्स है वो स्किल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेसेसरी इन्वेस्टमेंट है उसके स्किल्स को रेफर करता है। जो इंडिविजुअलिटीज है प्रोडक्शन प्रोसेस की बोथ साइड ऑफ मार्केट के दोनों साइड के प्रोडक्शन जो इंडिविजुअलिटीज होती है उनके ओवरकम के जो नेसेसरी इन्वेस्टमेंट होता है उसके स्केल के लिए होता है, स्केल का मेजरमेंट करता है। ठीक है, ये दो चीज़ बात की अपन ने। अब आगे बढ़ते हैं। नरकेस एक्सपोजिशंस ऑफ BG embrace both version of the doctrine. And Nurse exposition of BG embrace both version of the doctrine, while Rothstein-Rodin concentrates on the necessity of a big push to overcome the existence of individualities. नशे ने तो एक्सपोजिशन किया कि एम्ब्रेंस होता है बीजी का, उसके बहुत वर्जन्स, दोनों वर्जन्स का सिद्धांतों को उसने एम्ब्रेंस किया। जबकि रोसेस्टीन रोडन ने कंसंट्रेट किया जो बिग पुश है, जो उसके जो ओवरकम्स एग्जिस्टेंस होंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटीज़ के जो ओवरकम्स है बिग पुश के, उसकी नेसेसिटी पर इसने कंसंट्रेट किया था।
On the demand side, the division of labor is limited by the size of market, and if the market is limited, certain activities may not be economically visible. So several activities are to be set up simultaneously so that each can provide a market for the others product. अगर मैं बात करूँ डिमांड साइड की, तो डिमांड साइड पर जो डिवीज़न ऑफ लेबर है लिमिटेड बाय द साइज ऑफ मार्केट, जो लिमिटेड वो लिमिटेड कर देगा साइज ऑफ मार्केट को। अगर डिवीज़न लेबर लिमिटेड है तो साइज ऑफ मार्केट, एंड इफ द मार्केट इज लिमिटेड सर्टन एक्टिविटीज मे नॉट बी इकोनॉमिकली वाइबल। अगर मार्केट इज लिमिटेड है, मार्केट लिमिटेड हो जाएगा तो जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होंगी वो वाइबल नहीं होंगी ना, अनुकूल नहीं होंगी फिर अपने। So several activities are to be set up simultaneously so that each can provide a market for the other products. तो जो सेवरल एक्टिविटीज़ होती है वो साइमल्टेनियसली एक सेट होता है कि तो सो दैट ईच कैन प्रोवाइड ए मार्केट फॉर द अदर प्रोडक्ट्स। तो एक दूसरों के लिए जो तो वो क्या मार्केट प्रोवाइड करवाते हैं। तो सेवरल एक्टिविटीज़ ऐसी सेट होनी चाहिए कि जो उनको जो अदर प्रोडक्ट्स है दूसरे प्रोडक्ट के प्रत्येक दूसरे प्रोडक्ट के साथ एक बाज़ार प्रदान कर सके, उनको मार्केट प्रोवाइड हो सके, ऐसे सेट होनी चाहिए सेवरल एक्टिविटीज़। इन एडिशन एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट प्रॉफिटेबल व्हेन कंसिडर्ड इज आइसोलेशन will become so when considered in the context of a large scale development program। इसके अलावा की बात करूँ जो एक्टिविटीज़ प्रॉफिटेबल नहीं है वो प्रॉफिट भी क्या आइसोलेशन व्हेन कंसीडर्स इज आइसोलेशन, जब उन्हें कंसीडर आइसोलेशन के रूप में कंसीडर किया जाता है विल बिकम सो व्हेन कंसीडर इन द कॉन्स्टेंट ऑफ लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बड़े पैमाने लार्ज स्केल डेवलपमेंट के प्रोग्राम विचार करने पर के संदर्भ में माना जाता है उन्हें जो ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन वो उनका कंसीडर कहाँ किया जाता है कि डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसको लार्ज स्केल पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अपन उनको एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी दैट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज आर ऑफ ए सर्टेन मिनिमम साइज सो दैट दे कैन ऑपरेट प्रॉफिटेबली ऑन द सप्लाई साइड। द आर्ग्यूमेंट फॉर ए बिग पुश इज inseparably linked up with the existence of external economy of scale। अगर इसके नेसेसरी के रूप में बात की जाए तो ये आवश्यक है कि जो इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज होते हैं वो सर्टेन मिनिमम साइज ऑफ दैट दे कैन ऑपरेट प्रॉफिट। तो एक मिनिमम साइज ऑफ प्रॉफिट जो ऑपरेट होने के लिए वो क्या एक मिनिमम प्रॉफिट के न्यूनतम आकार के होते हैं, वो लाभकारी तरीके से काम कर सके। ठीक है। सो ऑन द सप्लाई साइड, अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो द आर्ग्यूमेंट फॉर ए बिग पुश इज इनसेपरेबली लिंक्ड अप विद द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अगर मैं सप्लाई साइड की बात करूँ तो जो बिग पुश थ्योरी है उसके आर्ग्यूमेंट को अविभाज्य रूप में बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने के साथ उसे क्या जोड़ा जा रहा है। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमीज द एक्सटर्नल इकोनॉमीज रेफर मेनली टू द इम्पैक्ट ऑफ ए लार्ज इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ऑन द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फंक्शंस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग फर्म्स। जो विकास जो इकोनॉमी अपना है अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अगर हम कॉन्स्टेंट में बात करें तो जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है वो रेफ़र करती है मेनली रेफर्स करती है कि इम्पैक्ट ऑफ ए लार्ज इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। जो लार्ज इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा कॉस्ट के ऊपर, प्रॉफिट फंक्शंस के ऊपर, ताकि जो पार्टिसिपेटिंग फर्म्स है प्रॉफिट फंक्शन है उनके कॉस्ट क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये सारे के सारे अपन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर मेनली फोकस देखेंगे कि एक एक्सटर्नल जो इकोनॉमीज है उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स का कि कॉस्ट प्रॉफिट फंक्शंस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग फर्म्स के
प्रॉफिट फंक्शंस एंड कॉस्ट है in the presence of the external economies. In either sense the social return of an activities will exceed the private return. तो एक्सटर्नल जो इकोनॉमीज है वो इनके जो सेंस में बात करें तो सोशल रिटर्न्स होता है एक्टिविटीज़ का, तो वो किसी जो कोई एक्टिविटीज़ होती है सोशल तो रिटर्न तो उनकी बात करें तो प्राइवेट रिटर्न से अधिक होगी, सोशल रिटर्न होगा वो प्राइवेट रिटर्न से अधिक होगा। अगर हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की बात करें तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ में जो सोशल रिटर्न होगा प्राइवेट रिटर्न जो एक्टिविटीज़ होंगी उससे ज़्यादा रहेगा। द ओनली वे टू एलिमिनेट दिस डाइवर्जेंस is to make each activities part of an overall program of investment expansion. Industries or enterprises which all unprofitable when considered in isolation become economically viable when considered as part of a comprehensive plan of industrial expansion embracing several activities. तो इसका केवल इन सब को एलिमिनेट करने का दिस डाइवर्जेंस है, उन सब को एलिमिनेट करना है। तो जितनी हमारी ईच एक्टिविटीज़ होती है हमारे ओवरऑल प्रोग्राम्स की, तो उनमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन करना पड़ेगा अपन को। और इंडस्ट्रीज़ और इंटरप्राइजेज जो कि प्रॉफिटेबल में अनप्रॉफिटेबल है तो उनको कंसिडर करना पड़ेगा हमें आइसोलेशन में, बिकम इकोनॉमिकली वाइबल, और ताकि हम इकोनॉमिकल वाइबल हो सके व्हेन कंसिडर एज पार्ट ऑफ ए कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ फॉर इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन एम्ब्रेसिंग सेवरल एक्टिविटीज़। और जब हम कोई भी कम्प्रहेंसिव जो प्लान है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन का कंसिडरेशन करने का, तो वो एक्सपेंशन होगा एम्ब्रेसिंग सेवरल एक्टिविटीज़, जो सेवरल एक्टिविटीज़ होंगी उनका एम्ब्रेसिंग होगा। जो इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन का जो प्लान है हमारा कॉम्प्रहेंसिव प्लान है, तो उसका एक पार्ट को उसको एम्ब्रेसिंग सेवरल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाएगा। नो डाउट सर्टेन इन्वेस्टमेंट हैव टू बी ऑफ ए मिनिमम साइज टू बी इकोनॉमिकली फेजिबल। इसमें कोई डाउट नहीं है। जो अपने जो सर्टेन इन्वेस्टमेंट होते हैं हैव टू बी मिनिमम साइज ऑफ इकोनॉमिकल फेजिबली, जो सर्टेन इन्वेस्टमेंट होते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इकोनॉमिक फेजिबल मिनिमम साइज का तो रखते हैं। इट मे बी अनइकोनॉमिकली टू बिल्ड रोड्स, हाईवे, बिल्डिंग, रेलवे एंड पावर प्लांट इफ द करंट लेवल ऑफ डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड पावर इज लो ड्यू टू बैकवर्ड नेचर ऑफ इकोनॉमी। इट्स मे बी अनइकोनॉमिकल, अगर ये अनइकोनॉमिकल जैसे कि बिल्ड रोड बनाने का, हाईवे बनाने का, बिल्डिंग्स, रेलवे एंड पावर प्लांट्स, अगर करंट लेवल ऑफ डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की करंट लेवल है, ये करंट लेवल है डिमांड, इनकी डिमांड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का, पावर इज़ लो ड्यू टू द बैकवर्ड नेचर ऑफ इकोनॉमी, नेचर जो इकोनॉमी का नेचर होने की वजह से लो रहते, पावर इज़ लो। These types of SOC social overhead contributions should be social overhead capital should be built on a large scale in order to achieve long run economy in the use of resources. Only when different industries are set up simultaneously and the demand for SOC increase. तो हमने बात की अगर हमारा इकोनॉमी का अगर जो लेवल है वो अगर लो लेवल है, वो नेचर लो है, पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है, तो हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है और हमारी डिमांड ऑफ पावर है, उन सब का मौजूदा स्तर कम है, तो हमारे सड़क है, हमारे हाईवेज है, बिल्डिंग है, रेलवे और बिजली प्लांट्स हैं, इनका निर्माण हमें करना सही नहीं है, करना सही नहीं होगा। अनेकों एक्टिविटीज़ हैं, इनका निर्माण करना ज़रूरी नहीं है। पहले हमें परिवहन फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, बिजली की जो डिमांड है फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं इनकी, क्योंकि बिना हाईवे के परिवहन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसे चलेंगी बताओ। तो इस प्रकार से एसओसी का अगर निर्माण हमें बड़े लार्ज लेवल पर करना चाहिए, बड़े लेवल पर लार्ज लेवल पर करना है, ताकि जो अपने रिसोर्सेज है उपयोग में लंबी अवधि की अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ अपनी जो अर्थ इकोनॉमी है उसको हम रिसीव कर सके, उस पॉइंट तक पहुंच सके जब विभिन्न उद्योगों को एक साथ स्थापित किया जाए, एसओसी की मांग बढ़े।
तो इस तरह के हमें एक एसओसी हमारी एसओसी इंक्रीज़ करनी है और साइमल्टेनियसली डिमांड है वो एसओसी इंक्रीज होगी और हम इंडस्ट्री सेटअप कर सके, विभिन्न टाइप्स की इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगी। एसओसी को इंक्रीज़ करना है और हमारी इकोनॉमी है उसको लॉन्ग रन के रूप में हमें प्राप्त करना है। तो ये बात करने में 2 वेरियस वर्जन्स ऑफ बैलेंस ग्रोथ, तो इसमें बात की अपन ने पहला वर्जन था कोई भी ऐसा पाथ डेवलपमेंट का पाथ और पैटर्न जो इन्वेस्टमेंट जो इंश्योर करेगा अपनी इकोनॉमी के फंक्शन को स्मूथ बनाने में इन्वेस्टमेंट नेसेसरी होगा वहाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा वर्जन था स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू ओवरकम इंडिविलिटीज़ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन बोथ साइड ऑफ मार्केट के बहुत साइड में अगर प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इंडिविलिटीज़ है तो उसके ओवरकम पे इन्वेस्टमेंट नेसेसरी जो स्केल है उसको मेजरमेंट करने के लिए दो जो बैलेंस ग्रोथ के 2 वर्जन बताए थे, डिस्कस किए, इनके कुछ एग्जांपल्स लिए, अपन ने सारी बातें की। अपन ने बात कर ली है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बैलेंस की, और जो 2 वर्जन थे बैलेंस ग्रोथ की उनकी बातें की, थोड़ी और बातें की इसमें अपन ने कि मार्केट साइड में और डिमांड साइड क्या था और अपने इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपन सारी एक्टिविटीज़ की है के ऊपर चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।